हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज कल हमने किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब आज मेरे माइंड में आया कि भाई सब एमएसएन तो सभी पढ़ते हैं, पीडिया सब पढ़ते हैं, फंडामेंटल सब पढ़ते हैं, सर्जरी का टॉपिक देखते हैं। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है आपके लिए, ईआरएस प्रोटोकॉल और जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी का बेसिक रिविजन। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल सर्जरी के बारे में, डे केयर के बारे में बात करते हैं। डे केयर में क्या होता है, तीन प्रकार की डे केयर होती है। आउट पेशेंट सर्जरी, ठीक है, पहली वाली। आउट पेशेंट सर्जरी में क्या होता है कि एडमिट नहीं होता वार्ड के अंदर पेशेंट, ठीक है, आता है, काम कराया, चल जाता है। ठीक है। दूसरा था डे केयर, डे केयर सर्जरी और सम डे केयर सर्जरी। इसमें क्या होता है कि 12 आवर के लिए, जैसे अपनी ड्यूटी लगती है, जैसे आया पेशेंट 8 बजे आया, सुबह 8 बजे आया, ठीक है, और रात को शाम को 8 बजे गया, तो 12 आवर का हो गया। इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डे केयर सर्जरी। एक आता है फिर डे केयर सर्जरी, ठीक है। उस फिर आता है ओवरनाइट स्टे। हिसाब एक महाराज है, उन्होंने बोला कि रात को यहाँ रुकना है, ऐसा बंदा तो पेशेंट कंडीशन सीरियस है, तो एक पेशेंट होता है 23 आवर, है ना, 23 आवर, नॉट ए 24 आवर, 23 आवर विद अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज। ये छोटी छोटी बातें है ना, ये आपका सिलेक्शन करवाएगी। अब मान के चलो क्वेश्चन आ गया ओवरनाइट स्टे कितने दिन का होता है, तो ओवरनाइट स्टे में आप क्या बोलोगे? आप तो यही बोलोगे कि साहब 24 आवर की होती है। 24 आवर की नहीं होती है दोस्तों, 23 आवर की होती है। 23 आवर फिर अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज, मॉर्निंग में उसको डिस्चार्ज कर दिया ना अपन ने, फिर अगर 24 आवर की होती है ना। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हर किसी को थोड़ी सोशल होना चाहिए, करियर होना चाहिए, प्रेजेंट फर्स्ट 24 आवर्स, सर्जिकल ऑपरेशन अप टू 2 आवर्स। इसके अंदर ए से फर्स्ट सेकंड, ए से थर्ड चलती है। ए से फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, एलिजिबल स्टेट अलोन डे केयर, डे केयर यूनिट। डे केयर में जाने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मेरे को डे केयर में जाके बैठा दो, हर कोई पेशेंट थोड़ी डे केयर में जा सकता है, कीमो वाले पेशेंट जाते हैं। ए से सेकंड एलिजिबल इन द इंटीग्रेटेड डे केयर सर्जरी। अब इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, जो बीपी है ना, बीपी अपनी 120/80 होती है नॉर्मल, है ना। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, 160/100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, डायबिटीज का पेशेंट है कोई, और डायबिटीज का पेशेंट है तो HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में डाला इसके बारे में। 8.5 से कम होना चाहिए। बीएमआई है, अगर कोई सरफेस प्रोसीजर कर रहे हैं बाहर का, तो 40 mg/m² से कम होनी चाहिए, ठीक है। समझे मेरी बात, क्या बताया मैंने। इसमें बीपी जो 160/100 से कम होनी चाहिए, HbA1c 8.5 से कम होनी चाहिए, बीएमआई है जो 40 से कम होनी चाहिए। दूसरी बात करें, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है ना, तो उसमें 38 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साहब, ये भी बता दिया आपने, डे केयर सर्जरी के बारे में बता दिया। आउट पेशेंट सर्जरी क्या 8 घंटे के लिए आया, वापस चल गया। और फिर दूसरी डे केयर सर्जरी, डे केयर से सर्जरी 12 आवर के लिए हुआ, ये 23 आवर के लिए हुआ। इसको अच्छे तरीके से 23 आवर अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज। सोशल के अंदर सर्जिकल ए से फर्स्ट आ गया, ठीक है, ए से सेकंड आ गया, डायबिटीज हो गया, है ना, और ये बीपी होगी। इसके बाद बीएमआई का बता दी। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया, ठीक है। कोई भी सर्जरी करते हैं ऐसे थोड़ी डायरेक्ट आया कच्च काट दिया, ऐसे थोड़ी। एनेस्थीसिया लगाएंगे, एनाल्जेसिया लगाएंगे, ऐसा तो मर जाए पेशेंट देख के, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज आती है टीवा। क्या? टीवा। क्या बोला? टीवा। क्या बताया मैंने? टीवा। टीवा में क्या होता है, टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। इसका मेन जो इसके अंदर यूज लेते हैं ना, प्रोफेफोल यूज लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नोट सेट में आ चुका है। आने वाले इस साल मेरे को 100% चांस लग रहे हैं इसके आने के हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी कोई ऑपरेट करते हैं तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है, स्लिप की स्टेज में लेके जाता है बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, प्रोफेफोल, ठीक है। यूज इन, अब कोविड-19 के पेशेंट, जब कोविड आया था तो उस टाइम कितनी परेशानी हुई थी, तो कोविड-19 के टाइम पे हमने इसको यूज किया था, वेंटी के टाइम पे पेशेंट, है ना। अब इसका मेन जो है ना, ये क्या करता है, एक इसका मेन रोल है कि नोजिया वोमिटिंग को कम करता है। नोजिया वोमिटिंग को क्या करता है, नोजिया वोमिटिंग को ये कम करता है, ठीक है साहब। क्या करता है प्रोफेफोल, प्रोफेफोल का मेन यूज है कि रिलैक्स करता है बॉडी को, है ना, रिलैक्स करता है, इस सोने की स्टेज में लेके जाता है, ठीक है, बिफोर सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी, है ना। कोविड-19 में भी अपन ने इसका यूज किया। उसके बाद बात करते हैं एनाल्जेसिया, इन्फ्लेटेशन पोस्ट सर्जरी, एनाल्जेसिया, उसमें बुप्रीफिकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एनेस्थीसिया पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग लोन एनेस्थीसिया, साइड इफेक्ट्स का कार्डियोसिटी। अब क्वेश्चन आता है बेसिक प्री में कि भाई बुप्रीफिकेन का साइड इफेक्ट क्या है, कोई बता कहेंगे पेट दुख रहा है, कोई बता कहेंगे चक्कर आ रहे हैं, कोई, इसका मेन साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देखो कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी सर्जरी करवा रहे हैं तो उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जरूर होते हैं। ऐसे थोड़ी कि भाई हमने सर्जरी करा ली तैयार हो गए शेर बन गए, ऐसे थोड़ी कि हर चीज का। देखो हमेशा एक बात याद रखना, हम कभी भी कोई भी काम करते हैं ना तो टांग खींचने वाले पीछे आते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव चीजों से गुजरना पड़ता है। तो हमें पहले भविष्य सोचना पड़ता है कि भाई क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे। ठीक है, तो इसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? इसका पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है डे केयर सर्जरी में वो होता है नोजिया वोमिटिंग, उल्टी मतलब नोजिया वोमिटिंग। दूसरा होता है हेमरेज। ठीक है, हेमरेज के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रीएडमिशन आफ्टर डे केयर सर्जरी, इसको बोलते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेमरेज। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कोर का। ठीक है, आज तक बना नहीं, नया क्वेश्चन है ना। APFEL एफएल स्कोर जो अपन यूज लेते हैं, एफएल स्कोर। अभी कोई भी एग्जाम में मुझे हमेशा एक बार क्या करना, अभी नोट सेट का एक न्यू ट्रेंडिंग पैटर्न आ रहा है कि उसके अंदर हमेशा कोई भी एग्जाम लिखते हैं ना तो एक स्कोर का क्वेश्चन 100% श्योर आता है। तो इस बार मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि रिस्क पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग को चेक करने के लिए एफएल स्कोर चेक करते हैं अपन, एफएल। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड करते हैं कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज क्राइटेरिया में आपने सबसे पहले बात करते हैं कि वाइटल साइन जो है ना वो एटलीस्ट 1 आवर तक नॉर्मल होनी चाहिए। पेशेंट की जो कंडीशन है, जो ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं चक्कर खा के इधर उधर घूम रहा है ना, सादा सिंपल सीधा पेशेंट होना चाहिए, ओरिएंटेशन टाइम पहले पर्सन मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए जब अपन डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडिक्वेट पेन कंट्रोल विद सप्लाई विद ओरल एनाल्जेसिया। जब भी कोई ड्रग दी है पेन कंट्रोल की तो उससे उसको फायदा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ओरल एनाल्जेसिया सप्लाई, उसको समझना चाहिए कि कैसे कोई दवाई जा रही है, हर चीज मतलब पूरा ध्यान करते हुए होना चाहिए वो पर्सन। उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ टू यूज, ये हो गया। एबिलिटी टू वॉक, वो बढ़िया तरीके से आराम से सीधा साधा में चलना चाहिए, सब कुछ वॉक करना चाहिए, सब जा कर सकते हैं। मिनिमम नोजिया वोमिटिंग डिजीनेस, चक्कर नहीं आनी चाहिए, नोजिया वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या मिनिमम हैज टेकन ओरल फ्लूइड, मिनिमम ब्लीडिंग एंड वुंड ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, आराम से थोड़ा बहुत दलिया जैसे खिचड़ी, सादा सिंपल दाल का पानी, ऐसा खाना खाना चाहिए, खा सकता है। यूरिन अप्रोप्रिएट पास करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूरिन अप्रोप्रिएट पास करना चाहिए। हैज ए रेस्पॉन्सिबल अडल्ट टू टेक ए होम, आराम से घर पे जा सके, सब कुछ कर सके, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिटर्न एंड वर्बल इन गिवन ए पास्ट ऑपरेटिव केयर, रिटर्न इंस्ट्रक्शन लेने हैं उससे कि भाई है ना, ठीक है डिस्चार्ज करते हैं जब। उसके बाद नॉन वेन कम बैक टू फॉलो अप, वो फॉलो अप के लिए आना चाहिए, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं एक बार चल गया और दोबारा मारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट विद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर सप्लाई, इमरजेंसी का नंबर होना चाहिए। जब मान के चलो कोई भी पेशेंट को इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए इमरजेंसी नंबर भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, एक बार डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या रिवीजन है, वाइटल साइन स्टेबल है, फर्स्ट ओरिएंटेड टाइम पहले पर्सन होना चाहिए, एडुकेट पेन कंट्रोल, है ना, आउट एनाल्जेसिया बढ़िया चलना चाहिए, मिनिमम नोजिया वोमिटिंग होनी चाहिए, ओरल फ्लूइड होनी चाहिए, यूरिन पास अप्रोप्रिएट करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो मेन टॉपिक जो बात कर रहे थे ना अपन, ERS प्रोटोकॉल, एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जिकल प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 100% क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हर बार नोट सेट में एक तो क्वेश्चन नए आते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 होते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। सबसे पहले बात करते हैं प्री ऑपरेटिव क्या होनी चाहिए। अवॉइडिंग मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन शुड बी 6 आवर प्रायर टू सर्जरी, कोई भी बाउल प्रिपरेशन करनी है 6 आवर से पहले कर लेना, उसके बाद मत करना सर्जरी के। ठीक है, उसके बाद करना है क्लियर फ्लूइड इन 2 आवर प्रायर टू सर्जरी। ठीक है, उसके बाद कार्बाइड लोडिंग कैन बी डन, जो भी है 2 आवर पहले कर लेना। ये दो इंपॉर्टेंट टाइम हमेशा पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम में टाइम पूछ सकता है, 6 आवर 2 आवर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव, मिनिमम कम से कम इन्वेजिव सर्जिकल अप्रोच कम से कम करनी है, लोकल एनेस्थीसिया और लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया, लाइपोसोम बुप्रीविकेन, मैंने बताया था बुप्रीविकेन के बारे में। इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या बताया मैंने आपको, साइड इफेक्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी, है ना, मैं पूरा एनेस्थीसिया पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एग्जाम से पहले। प्रोफिलैक्सिस नोजिया वोमिटिंग एटलीस्ट 2 आवर, प्रोफिलैक्सिस कोई भी गोली देनी चाहिए, प्रोफिल दिया था अपन ने सर्जरी में, है ना। नोजिया वोमिटिंग APFL स्कोर कर सकते हैं अपन, APFL स्कोर, APFL स्कोर मैंने बताया था ना पिछले, उसको कर सकते हो आप।
ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करोगे आप? पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करना है? सबसे पहले जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका देखना है कि ओपोइड ओनली ब्रेक थ्रू पेन, जब भी कोई दर्द की ओपोइड दवाई दे रहे हो तो आप उस समय देना जब उसको बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पेन हो रहा है और उसको चेन नहीं पड़ रही तो आप ओपोइड दो उसको, ठीक है। रेगुलर डाइट विद इन 24 आवर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। रेगुलर डाइट है जो 24 आवर में स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद डिसकंटिन्यू आईवी फ्लूइड 24 आवर, डिसकंटिन्यू हो जाने चाहिए सारे आईवी फ्लूइड जितने भी 24 आवर है। उसके बाद एम्बुलेंट विद इन 24 आवर। तो मैंने आपको ईआरएस प्रोटोकॉल समझाया। ईआरएस प्रोटोकॉल क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे उसकी पूछी थी फास्ट की, है ना, ये फास्ट की एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जिकल प्रोटोकॉल। प्री ऑपरेटिव में क्या हुआ? अवॉइड मैकेनिकल 6 आवर, 2 आवर कार्बोहाइड्रेट जांच कर ली, मिनिमम इमेजिंग अप्रोच होनी चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया लगा लिया, प्रोफाइलैक्सिस दे ली। मैं आपको बिल्कुल ये लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये चीज आपको खाई नहीं मिलेगी। ओपोइड ओनली थ्रू ब्रेक पेन, रेगुलर डाइट, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गया और ये एम्बुलेंट हो गया। आप आराम से तैयारी करो। मैं इतनी तो गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इस बोर्ड में मिलेगा। अब वो कब मिलेगा? आराम से धीरे धीरे डेली एक क्लास होती है, अगले नोट सेट तक अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन आपको इस तरीके से इजी लैंग्वेज में समझाई जाएगी, ठीक है। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लोगे ना तो आप पीछे जाओगे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मैं भी पहले बहुत स्ट्रेस लेता था जब मैं तैयारी कर रहा था, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने 2 महीने बिल्कुल स्ट्रेस छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ाई करी, मस्त हो गए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। आज पता है हमारी सैलरी है 24 दिन की सैलरी कितनी मान सकते? 24 दिन की सैलरी हमारी आई 68,000, 68,000। अब ये देख लो क्या क्या बताया? 24 दिन की सैलरी, 24 डे की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी मिली? 68,000, 24 दिन के। ये पावर है गवर्नमेंट का। ये प्राइवेट में आप कितना ही काम कर लो, 24 दिन में आपको 68,000 रुपए देंगे और काम कुछ भी नहीं है। हमारे जाते हैं, पेशेंट का थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाया, पिप्टाइड लगाई, वो डॉक्सी लगाई, 3-4 एनएस की बोतल दी, खड़ी हो गई, आ जाते हैं आराम से। तो ये थोड़े से दिन के जो दुख है ना, वो आपकी जिंदगी भर के सुख बन जाएंगे। इसलिए आराम तैयारी करो। नींद आ रही तो नींद त्याग दो, अपना सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी शरीर से, क्योंकि अपना शरीर जो आराम चाहता है, अपना दिमाग है ना ज्यादा देर वर्क नहीं करता, लेकिन उसको ज्यादा देर वर्क कराना पड़ेगा, है ना। अच्छे तैयारी करो, आराम तैयारी करो। अगला अपन टॉपिक नया पढ़ेंगे, ओटी के जोन पढ़ेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे, जो मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।